आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने भारत और नॉर्वे के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है और ये कदम दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करेगा। तो बहुआयामी संबंधों पर अब लगातार देखें तो भारत के अन्य देशों के साथ मजबूत होते जा रहे रिश्ते, और ऐसे में देखें अब जयशंकर का नॉर्वे को ये संदेश और उन्होंने बधाई दी है। साथ ही साथ इसको लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है आगामी दिनों में दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है वो और गहरी हो सकती है। बढ़ते आगे, जयपुर में यूएसएफ C-17 विमान में आए तकनीकी खराबी को भारतीय वायुसेना की रखरखाव टीम ने अमेरिकी वायुसेना के कर्मियों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक ठीक किया है। महत्वपूर्ण उपकरणों को तेजी से जुटाकर समय पर मरम्मत की गई, जो कि रसद सहयोग और उच्च समन्वय का परिचायक बताया जा रहा है और यह कार्य भारतीय वायुसेना की दक्षता और सहयोग की मिसाल पेश करता है। बढ़ते आगे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट के जरिए बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि असम के कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान में 2 हफ्ते रहने की बात नहीं छुटलाई है और उनकी पत्नी भारत में काम करते हुए पाकिस्तान के एनजीओ से वेतन ले रही थी। शर्मा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से अपील की है कि सांसद को किसी संवेदनशील और रणनीतिक कार्य में शामिल न किया जाए। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित कृषि भवन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी की और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले। सीएम ने क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। और वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में शेरपुर जैन बस स्टैंड पर सुबह भीषण आग लग गई और कई दुकानें इस आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे, भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रस्तावित महानगर क्षेत्र के गठन को लेकर अहम बैठक की और बैठक में नगरीय विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या, आधारभूत ढांचे और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। तो भोपाल से ये जानकारी, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बैठक की है और इस दौरान कई चीजों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही साथ जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर भी आगामी दिनों में और मजबूत करने की निर्देश जो है सीएम की तरफ से दिए गए हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के जालौन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने भी यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उरई के टाउन हॉल से शुरू हुई इस यात्रा में देशभक्ति के नारे गूंजे, जिनमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। तो आपको बताते चले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में जालौन में भी ये भव्य तिरंगा यात्रा, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जालौन में सबसे अहम चीज अगर हम देखें तो इस दौरान बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक की और बैठक में आयुष सेवाओं के विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों में आयुष सेवाएं पहले के मुकाबले अब अधिक सुलभ कराई जाए और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जाए। तो लखनऊ से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अहम बैठक की है और इस दौरान तमाम चीजों को लेकर बातचीत और चर्चा की है। जहां ये अहम बैठक और इस बैठक में और वहीं देश भर में अगर हम देखें, इस वक्त पॉल्यूशन का एक बार फिर से स्तर जो है खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य कई जगहों पर भीषण गर्मी के दौर में प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये क्या है, किस तरीके से इसको काबू में किया जा सकता है, साथ ही साथ बचाव के क्या उपाय हैं, इन तमाम चीजों को लेकर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जनजीवन पर असर, दिल्ली में AQI और स्वास्थ्य चेतावनी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। बीते दिनों सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई हिस्सों में हालात और भी चिंताजनक रहे, जहां AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, वहीं मुंडका में 406, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU क्षेत्र में 365 और आनंद विहार में 362 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट को दिखाते हैं। इससे यहाँ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, भारत में प्रदूषण स्तर का ग्राफ, भारत का वैश्विक प्रदूषण में स्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वहीं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। 2024 में भारत दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थित हुआ। वहीं विश्व स्तर पर भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश उत्तर भारत में है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल है, जिनमें बर्निहाट, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम और मुल्तानपुर शामिल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और कई उत्तर भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें से गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, हापुड़, अमृतसर, गुरुग्राम, बांदा इत्यादि शामिल है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 अधिक मात्रा में शामिल है। अब अगर प्रदूषण का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो आपको बताते चले, प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर फैली जो हवा है उसमें असंतुलन का पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना और ना ही शांत वातावरण। प्रदूषण के प्रकार, वहीं प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है और मानव ने ही उसे बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि लोगों का पुराने दौर में जीवन काल 100 साल से अधिक होता था,
लेकिन अब इतने विज्ञान के विकास के बाद भी औसत जीवन 55 से 60 साल का होता है। अब एक एक कर इन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आपको बता दें, वायु प्रदूषण महानगरों में सबसे अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। और ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसे रोगों को जन्म देते हैं जो लोगों की जीवन लीला खत्म कर देती है। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण गंदा होता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल अब नदी नालों में मिलता है, जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण, वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, लाउड स्पीकर्स की आवाज ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है और इससे लोग काफी परेशान रहने लगे हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम, इन प्रदूषण के कारण कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम है वह है जीवन का खतरा, क्योंकि इन प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को इंसान तरस गया। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भोपाल गैस कारखानों से गैस का रिसाव हुआ था तो इसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग भी हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर बारिश होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण तो जीवन के लिए खतरा है ही, लेकिन जो इसके कारक है आपको उसे भी जानना चाहिए। आपको बता दें, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार के उपाय, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बजाय उसका उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, हरियाली का बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ ही सरकारी नीतियों में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी खतरा बन चुका है। अब अगर हम अपने कदम नहीं उठाएं तो आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को भुगतेंगी और ये वक्त है कार्रवाई का, ताकि हम और हमारा ग्रह सुरक्षित रहे। दिल्ली में और वहीं अहिल्यानगर में नकली पुलिस पहचान पत्र दिखाकर लोगों को ठगने वाले आरोपी जाकिर उर्फ जग्गू यूसुफ खान को शिरडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ लोणी, कोपरगांव और पुणे के कई थानों में मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला और टीम के मार्गदर्शन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी को आगे की जांच के लिए लोणी पुलिस को सौंपा गया है। और बढ़ते हैं आगे, यूपी के चंदौली के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नौगढ़ तहसील के तेंदुआ गांव से उदितपुर सुर्रा गांव तक बनाई जा रही 8 किलोमीटर लंबी सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए ठेकेदार ने सड़क निर्माण किया और नौगढ़ एसडीएम की छापेमारी में इस मामले का
खुलासा हुआ और उन्होंने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को रिपोर्ट भेजने के साथ ही जांच के भी आदेश दिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा, चंदौली से ये जानकारी, जहां बताया जा रहा है घटिया सामग्री से सड़क निर्माण का कार्य जारी है। वहीं अब इसकी कंप्लेन की गई है और एसडीएम की छापेमारी में इस मामले का खुलासा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा क्षेत्र में ईंट भट्टों पर पहचान छुपाकर काम कर रहे 90 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। उनमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 8 बच्चे भी शामिल हैं। खासपुर और बाजना के ईंट उद्योगों पर पुलिस की छापेमारी में ये बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां अवैध प्रवासियों से पूछताछ कर रही है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 90 बांग्लादेशी नागरिक जो है वो पकड़े गए हैं। चेकिंग के दौरान खासपुर गांव स्थित मोदी ईंट उद्योग पर काम करते हुए 40 बांग्लादेशी मिले। जब इन बांग्लादेशियों से पूछताछ की गई तो पाटना स्थित दूसरे भट्टे आरपीएस पर काम कर रहे 50 अन्य बांग्लादेशियों की जानकारी भी मिली और वहीं पूछताछ जब की गई तो पता चला कि पकड़े गए कुछ लोग हाल ही में काम करने नौझील बाजना आए थे। एलआईयू और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसी अवैध रूप से भारत में एंट्री कर रहे बांग्लादेशियों से जानकारी भी जुटाने में लगी हुई है। थाना नौझील क्षेत्र में इस पुलिस कार्रवाई से अन्य ईंट भट्टा संचालक और जो मजदूर ठेकेदार हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बताते चले 35 पुरुष और 27 महिलाओं के अलावा बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है जहां ईंट भट्टों पर 90 बांग्लादेशी काम करते हुए, मजदूरी करते हुए पकड़े गए हैं। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे बढ़ते आगे, लखनऊ में डबल डेकर बस में आग लगने की घटना के बाद रायबरेली में ट्रैफिक पुलिस और एआरटीओ विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। शहर के सिविल लाइन चौराहे पर चलाए गए अभियान में फर्राटा भरने वाले निजी बसों और वाहनों की चेकिंग की गई और 10 वाहनों का चालान किया गया है। सुरक्षा को लेकर यह कार्रवाई जारी रहेगी। तो डबल डेकर बस में जिस तरीके से हाल ही के दिनों में कई सारी घटनाएं सामने आई और इसके बाद से अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और तमाम वाहनों की जांच भी और उनके नियम कानून की जो है निगरानी भी प्रशासन अलग अलग जगहों पर कर रहा है। बढ़ते आगे, पुणे के चिखली क्षेत्र में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने रिवर विला परियोजना के तहत बने 36 अनधिकृत बंगलों को ध्वस्त किया है, यानी कि अवैध बंगलों को ध्वस्त किया है। बिना अनुमति के बने निर्माण को हटाने के लिए कई दफा नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसको लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। भारी पुलिस के बंदोबस्त के बीच ये कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। नगर निगम ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख लगातार जारी रहेगा। बढ़ते आगे, मैनपुरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में शनिवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी हिस्सा लेकर वीर सैनिकों के साहस को सलाम किया। देशभक्ति के नारे गूंजते रहे और आम जनता ने भी जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। तरीके से पहलगांव में आतंकवादियों ने दम टूट करके चुन चुनकर
भी लोगों की हत्या करने का काम किया। जैसे आतंकवादी और आतंकवादियों को पनाह देने वाले आतंकों के खिलाफ हमारे फिर इच्छा शक्ति के संकल्प मानी प्रधानमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर को धरातल पर उतारने का काम किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान की सरजमीन और वहीं जब देश की सीमाएं खतरे में हों, आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करें, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायुसेना ने नाकाम कर दिया और ये रक्षा प्रणाली जो है बेहद काम आई और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। और इस सफलता ने एक बार फिर S-400 को भारत के आसमान की ढाल साबित कर दिया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और भी डरावनी हो सकती है। रूस का अगली पीढ़ी एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें यानी कि S-500 अब दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। क्या है इसकी खासियत और दुश्मन के लिए कितना घातक हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है।
40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी जीपीएस ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने S-500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।